हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। शॉर्ट टर्म कोर्स आज से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं पेपर 1 में, यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, प्रत्येक यूनिट के यानी कि ईच यूनिट के 5 पार्ट्स होंगे और इन 5 पार्ट्स में अपडेटेड PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि साथ में आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो। सो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेटेड PYQ सीरीज पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें। हिंदी में देखते हैं, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। अब अधिगमकर्ता की विशेषता के बारे में बताया गया है, तो विशेषताएं आपकी जो है ऑप्शन को बोला गया है और ये किस प्रकार से शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से संबंधित है इस बारे में बोला गया है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पीयर्स ग्रुप्स ऑफ द लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ता बोला गया है लर्नर्स को, अधिगमकर्ता के साथी समूह, तो ये इनकरेक्ट है। फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये आपका करेक्ट है। अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, तो पेरेंट्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है, सो इसे भी रॉन्ग कर देंगे। तो राइट आंसर इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। प्रायर एक्सपीरियंस अगर यानी पहले से अगर लर्नर को एक्सपीरियंस होगा, सो वो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। यानी कि अगर स्टूडेंट के पास पहले से किसी भी टॉपिक का इन्फॉर्मेशन है और वही टॉपिक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो वो अपनी पूर्व नॉलेज के यानी कि जो पहले नॉलेज थी उससे वो और अच्छे से जो है परिपक्व हो जाएगा, यानी कि और अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि उसको कुछ डाउट हो सकता है कि उसको कुछ क्लैरिटी ना हो, या हो सकता है कि उसको पहले से पता है तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही हो। तो बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर लागू होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है हमारा, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर किसी ने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं टीचिंग के, तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि चॉइसेस आपके पास ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा। अगर कोड को देखेंगे तो 3 आंसर्स आपके यहाँ पर 6 ऑप्शंस में से हैं, चुनने हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। एक बार क्वेश्चन को फिर से हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, तो टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। ये बहुत ही सही कथन है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस होता है। यहाँ पर बताया गया है, नेगेटिव है ये, कि डिफरेंस नहीं होता है। सी है, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। समस्त शिक्षण का स्वरूप छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करने से होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। अगर आपने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब पढ़े हैं टीचिंग के, तो आपने वहाँ देखा होगा, आप टीचिंग के अवधारणा भी पढ़ते हैं, यानी टीचिंग कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी। फॉर्मल कैसे हो सकते हैं कि जब छात्र स्कूल में जाके या किसी संस्थान में जाके वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है शिक्षक के द्वारा, और इनफॉर्मल वो घर परिवार के अंदर सीखता है, तो ये इनफॉर्मल टीचिंग होती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा जो है इनकरेक्ट है। ई ऑप्शन है, अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन, तो एक टीचर जो है उसको वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि हो सकता है कि किसी भी एज ग्रुप का पर्सन जो है उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है और वो अपने ज्ञान को शेयर भी कर सकता है, इम्पार्ट कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वरिष्ठ व्यक्ति ही हो। आजकल की आप जनरेशन देखें, आजकल आप देखते हैं कि बहुत अच्छे बुद्धिमान पर्सन हैं जिनको कि बहुत नॉलेज होती है और उनकी एज भी बहुत कम होती है, बट वो बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। एफ है टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर इज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। यानी कि शिक्षण जो टीचिंग होती है उससे आपको क्या ज्ञान मिलता है कि आप समाज में रहने के, यानी कि समाज में, एनवायरनमेंट में आप समायोजन कर सकें, समाज में सर्वाइव करने के योग्य बन सके। और लर्निंग जो होती है वो एक व्यक्तिगत कृत्य होती है, वो आप पर निर्भर करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जो है लर्न करना चाह रहे हैं या फिर नहीं। तो ये एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो डेफिनेटली तो आपका एफ़ तो होगा ही आपके ऑप्शन में, ए भी होगा और सी। तो ACF अगर मैं हाईलाइट करके आपको बताऊं तो ये करेक्ट होगा, AC और नेक्स्ट में आपका F। तो ACF आपका आता है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ये करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। नीचे दिए गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। सो अब आप देखेंगे कि इवैल्यूएशन क्या है, देन उसके बाद ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। सो इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या होता है कि जब छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है, जब छात्र पढ़ते हैं तो उनका इवैल्यूएशन भी होगा, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी चेक होगी। सो उनके लिए कैटेगराइज किया जाएगा कि किस किस तरह के इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें से है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो कि जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्लास के दौरान होती है, यानी कि क्लासरूम में अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र क्वेश्चन कर रहे हैं और शिक्षक जो है उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो साथ के साथ वो प्रोसीजर हो रहा है, फीडबैक दे रहे हैं और छात्र जो है उस फीडबैक के थ्रू सुधार कर रहे हैं। तो वो साथ के साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं, पहला हमने पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। तो जैसा साथ के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा करेक्ट नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। डेफिनेटली मैंने अभी आपको यही बताया है कि शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सो ये हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो बी हमारा अभी तक करेक्ट है। सेकंड स्लाइड में जाते हैं, द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। इसको एक बार साइड में रखते हैं, देखते हैं कि और पॉजिटिव कौन से हो सकते हैं। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। बिल्कुल डेफिनेटली डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि उनके डाउट्स जो है, छात्रों के डाउट क्लासरूम में ही शिक्षक क्लियर करते हैं। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज़ रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल। तो यहाँ पर 3 months इंटरवल का कोई जो है केस नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से नहीं है। तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा जो है बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। डेफिनेटली
क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसके थ्रू जो है लर्नर्स के मोटिवेशन में वृद्धि होती है, अभिप्रेरणा मिलती है उसको। सो हमारा जो है BDF यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि मैच करना है आपको सेट 1 को सेट 2 से, यानी कि समुच्चय 1 को समुच्चय 2 से। मैंने यहाँ पर हिंदी में पहले दिया है और नेक्स्ट पेज में मैंने जो पेपर में आया हुआ था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि सेट 1 में दिया हुआ है मेथड्स ऑफ टीचिंग और सेट 2 में दिया हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस और इफ़ेक्टिवनेस, शिक्षण विधि और सफलता प्रभावोत्पादकता की मूल आवश्यकताएं। पहला है लेक्चरिंग यानी कि व्याख्या देना, दूसरा है समूहों में चर्चा यानी कि डिस्कशंस इन ग्रुप, विचारावेश प्रक्रिया यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। अब इसका संबंध किससे है? लेक्चरिंग का क्या होगा? व्याख्यान देना, मतलब कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज यानी कि स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। समूहों में चर्चा, समूह की बात की गई है तो यानी कि पार्टिसिपेशन भी होगा, डिस्कशन ग्रुप में होंगे तो ये आपका होगा थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेशंस। आपका ए वाले में अगर देखें तो 2 ये मैच कर रहे हैं, ए का 3, बी का 5, तो ये आपका यहाँ तक मैच कर रहा है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का संबंध किससे है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। तो मतलब जो भी आइडियाज़ आपके आ रहे हैं आप उसको शेयर कर रहे हैं। नो मैटर्स कि आपके आइडियाज़ जो है काम के हैं नहीं हैं, बट आप आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। कई बार होता है कि आप आइडियाज़ जो है हेसिटेशन की वजह से नहीं शेयर कर पाते हैं, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है कि आपके कोई भी आइडियाज़ हो, कुछ भी हो, आप उसको जो है वो शेयर करें। सो आइडियाज़ से रिलेटेड हैं तो आप इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो सी का आपका 2 होगा। लास्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, तो ये आपका जो है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड यानी कि प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा करेक्ट वो होगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन ऑफ रीज़न का, यानी कि अभिकथन और तर्क का। ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर जो है मीनिंग क्या है। आप देखते हैं कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, तो समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि लर्निंग जो है लर्निंग से रिलेटेड होता है। जो भी टीचिंग होती है तो डेफिनेटली कि वो फोकस करती है कि लर्निंग हो तभी टीचिंग होती है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑल लर्निंग, क्योंकि लगा के हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं क्योंकि रीज़न यहाँ लिखा हुआ है। तो अभिकथन है तो यहाँ पर रीज़न है, यानी कि तर्क जो है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। तो तर्क हमारा है यहाँ पर कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो हमारा ये क्योंकि वाला जो है वो करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लर्निंग जो है आप आज किसी भी मोड से करते हैं, मान लिया यूट्यूब से कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या किसी पर्सन से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। सो यहाँ पर जो है वो ये आपका ए वाला जो है करेक्ट होगा, और यानी कि असर्शन आपका करेक्ट होगा और रीज़न आपका इनकरेक्ट होगा। सो ये आपका ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। सो इतना ही है इस वीडियो में। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए बनाया है ये वीडियो क्योंकि कई लोगों के पास बहुत कम समय होता है और उस कम समय को यूटिलाइज़ करने के लिए मुझे ये विधि जो है अपनानी पड़ी ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकें। तो अभी तक मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो फोकस करना है वो अपने कंसेप्ट पर फोकस करना है कि आपका जो, जैसे कि आप यहाँ पर दिया हुआ है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप पढ़िए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं।
फर्स्ट वाले में देखिए दिया हुआ है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको पढ़िए। सेकंड वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि हमें नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पढ़ना चाहिए, तो ये हाईलाइट हुआ हमारा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इवैल्यूएशन का एक जो है यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम सारे इवैल्यूएशन पढ़ेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम अगर कोई और इवैल्यूएशन के बारे में पूछ लिया तो हम उसे बताएं। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ टीचिंग और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस और इफ़ेक्टिवनेस में क्या होना चाहिए, तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। बाकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो वो अगर हमें क्लियर है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ये यूज़फुल होगा इसको देखना। सो अगर आपको समझ में आया है और आप चाहते हैं कि कुछ जो है सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा भी होगा देखिए, आपका जो भी फीडबैक होता है वैल्यूबल, उसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का जो है हमारे अंदर एक कहते हैं कि मोटिवेशन आता है। और डेफिनेटली कि जितना भी आप अपनी प्रतिक्रिया को आगे फॉरवर्ड करेंगे उतना ही हमें नॉलेज होगी कि हमें किस तरह की मेहनत और करनी है। सो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ताकि वहाँ पर आपकी क्विज़ डेली प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।